नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय इतिहास बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक डिटेल में आपको MCQ कराए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आपकी संडे कल से जो है आपकी NCERT की सीरीज स्टार्ट हो रही है हिस्ट्री की। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, NCERT के साथ जो जियोग्राफी की प्लेलिस्ट चल रही थी, आपकी सीरीज चल रही थी, वो भी रिज्यूम हो रही है। ठीक है, तो देखिए ये आपके UPPCS, UPSSC, SSC, CHSL का एग्ज़ाम हो रहा आने वाले। अब सभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इसमें क्या बता चुके थे, देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने आपको कुछ प्रांत के बारे में बताया था, जैसे अवध, बंगाल, बिहार। उसके बाद अंग्रेज़ों के आने का क्रम, यानी भारत में पहले पुर्तगाली आते हैं, कब अंग्रेज आए, कब फ्रांसीसी आए, कब डच आए, आपको बता चुके थे। उसके बाद समृद्ध प्रांत जो बंगाल, बंगाल में आपको क्या था, सिराजुद्दौला के बाद से जो प्लासी का दूत था, वहीं से जो जड़ें उखड़ जाती हैं। और आधुनिक भारतीय साम्राज्य में आपके अंग्रेज़ों की जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या होता है, अंग्रेज़ों के उससे जो है यहाँ पे प्रभुत्व अपना स्थापित कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, अब देखिए, अब आते हैं इनके जो गद्दारी करी थी, उन्हीं का नंबर आता है। मीर जाफ़र को जो है नवाब बना दिया था। तो 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में बनाया गया पहला नवाब था। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में किंग मेकर की भूमिका हो गई थी। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद मीर जफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी के रूप में पुरस्कार दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, इतिहास में मीर जफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी और बर्तन भी बेचने पड़े थे। अब देखिए, इन्होंने नवाब तो ये बन गए, लेकिन ये सोचे थे कि अंग्रेजों को हम इतना भर दें कि हमको ना ये हटा पाएँ, और होता उसका जस्ट उल्टा है। अंग्रेज़ी सरकार के खर्च में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही थी। अब उसको जब वो वहन नहीं कर पाया, तो करता क्या है, अपने दामाद मीर कासिम को जो है ये दे देते हैं सिंहासन। अब मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र को कर्नल लाइव का गिदड़ भी कहा जाता था। मीर जाफ़र ने तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जिम्मेदारी भी प्रदान करवा दी। अब क्या होता है, क्लाइव और जो मद्रास की काउंसिल की सेवा में था, तकनीकी रूप से मद्रास का गवर्नर भी बन बैठता है यहाँ पे। ठीक है, फिर 1758 में बंगाल का गवर्नर उनको जो है बना दिया जाता है क्लाइव को। 25 फरवरी 1760 में क्लाइव ने कुछ ही महीने के लिए गवर्नर का दायित्व हालवेल को सौंपकर इंग्लैंड चले जाते हैं। क्लाइव के बारे में काफ़ी बहुत फेमस बातें भी कही गई हैं, आगे हम आपको बताएंगे। फिर क्या आते हैं मीर कासिम। ये क्या थे, ये दामाद थे किसके, मीर जाफ़र के। अब क्या होता है, मीर कासिम जो हैं अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य थे, अलीवर्दी खां के। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था। किसने किया था, मीर कासिम ने, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। फिर मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को उनके पद से बर्खास्त करके उनकी हत्या करा दी। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के दौर से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही यूरोपियन ढंग से उन्हें प्रशिक्षित भी किया। अब क्या होता है, उन्होंने अपनी सेना को गुरगीन खां नामक अर्मेनियाई के नियंत्रण में भी रखा। अब मुंगेर में क्या होता है, मुंगेर में बिहार मीर कासिम ने तोपों और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना भी करवा दी। अब इतिहासकार क्या बोलते हैं, गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है सियार उल मुख्तरीन में मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की। बंगाल में दस्तक जो है उसका दुरुपयोग मीर कासिम ने ही आंतरिक व्यापार के सभी शुल्कों की वसूली बंद करवा दी थी। 1762 में क्या होता है, मीर कासिम द्वारा समाप्त करी गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब केवल और केवल भारतीयों को मिलता था। इससे अंग्रेज गुस्सा भी हुए। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप परिणाम स्वरूप संघर्ष होता है, और जुलाई 1763 को मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब क्या होता है, 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के बीच कारवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब को जो है अपदस्थ पराजित कर दिया जाता है। और करवा के बाद बक्सर से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने 3 बार पराजित किया।
परिणाम स्वरूप कासिम ने जो है मुंगेर छोड़कर पन्ना में शरण ले ली। अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आ रहा है, देखते रहिए कि कहाँ से कहाँ अंग्रेज पहुँचते हैं। फिर कालांतर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय उस टाइम थे जब उन्होंने अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों ने मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध एक गठबंधन बना लिया कि हम जो है अंग्रेज़ों से लोहा मोल लेते हैं, क्योंकि हम मुग़ल हैं, हम भी काफ़ी अपने में शक्तिशाली हैं और आप अवध से हैं, आप भी शक्तिशाली हैं, हम तीनों मिल के इनसे लड़ते हैं। और अंग्रेज़ों को पूर्व बिहार में यानी ईस्ट बिहार में बक्सर के मैदान में वहाँ जो है बुलाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना होती है 1764 बक्सर का युद्ध, 23 अक्टूबर 1764, जिसको निर्णायक युद्ध कहा जाता है। और इसके बाद से अंग्रेज कोई युद्ध नहीं लड़ते हैं, सीधा बस वो इंडिया में राज करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज़ों का, अगर ये क्वेश्चन बनता है, अंग्रेज़ों का कौन से युद्ध से भारत पर पूर्ण अधिकार हो गया, देखिए क्रांति हुई थी वो तो अलग बात थी, अधिकार तो वो था बक्सर का युद्ध। अब देखते हैं, हेक्टर मुनरो याद रखिएगा। उधर तीन थे, कौन, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। इधर कौन था, हेक्टर मुनरो। और इसको निर्णायक युद्ध बोला जाता है, 23 अक्टूबर 1764 का हुआ। शीघ्र ही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध को जीत लिया था। अब क्या होता है, मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में पराजित हो गया। क्यों, क्योंकि पर्याप्त उन्होंने तैयारी भी नहीं करी थी और प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व इसलिए इसका युद्ध का हो गया था क्योंकि प्रमुख भारतीय शक्तियाँ सीधे इनकी लड़ाई होने लगी थी और श्रेष्ठता सिद्ध कर दी यहाँ पे अंग्रेजी सेना ने। अब क्या होता, बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से पूरा असम प्रभुत्व स्थापित हो गया। पी रॉबर्ट्स ने क्या बोला है, प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त। देखिए वो खुद बोल रहे हैं कि प्लासी के युद्ध से ज़्यादा हमें किस में फ़ायदा हुआ। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की प्रभुत्वता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में इतिहास में कंपनी का एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदय हो गया। कहा जा सकता है भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सत्ता, समझिएगा इस बात को, बक्सर के युद्ध से ही के बाद ही स्थापित हुई। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में इसे प्रथम निर्णायक और सैन्य सफलता मानी जाती है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी स्टार्ट तथा इसी समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण बंगाल का नवाब बनाते हैं और मई में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। फिर क्या होता है, 12 अगस्त 1765 क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्या करते हैं, इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में, याद रखिएगा। अब संधि में क्या था, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनको कंपनी को देनी थी। अवध के नवाब से कहा कि मणिपुर छीनकर मुगल बादशाह को दिया जाए, काड़ा वहाँ पे एक पड़ता था, और कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अब आप समझिएगा, अब यहाँ से जो बंगाल में इसके बाद डीआरकी यानी डुअल सिस्टम होता है, द्वैत शासन होता है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी जो आपके मेन दो युद्ध थे इनको आप याद रखिएगा। देखिए प्लासी का युद्ध तो था ही, बक्सर का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अंग्रेज़ों के भारत में आने से। अब 23 अक्टूबर 1764, ये डेट मत भूलिएगा, कभी कभी मिलान करने को आता है कि युद्ध कब हुए और कभी कभी लगाता है क्रम से लगाइए कब कौन सी घटना पहले होती है। तो पहले प्लासी होता है 57, उसके 7 साल बाद ये बक्सर का युद्ध होता है, ये बात के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही आपका अलीनगर की संधि है, उसके बाद ये आपकी इलाहाबाद की संधि। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी, अलीनगर की संधि, फिर इलाहाबाद की संधि आएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये था। अब आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, तो हेक्टर मुनरो। इधर से कौन इनके अपोजिट में किस किस के बीच हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम सेकेंड, ये मुग़ल थे, और कौन थे, मीर कासिम थे, ये बंगाल के नवाब थे। तीसरा कौन था, शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला, ये कौन थे, ये थे आपके क्या, ये थे आपके अवध के नवाब। तो 3 नवाब मिल करके एक युद्ध लड़ते हैं
जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना से पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। बंगाल में दस्तक किसने शुरू किया था? दस्तक को किसने बंद किया था? ये किया था आपके मीर कासिम ने। तो आने वाले वीडियो में आपको हम बंगाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, आपको पूरा बताएंगे। ये आप आने वाले अपकमिंग यूपी PCS, यूपी SSSC और जिनके भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं, बिहार PCS इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है। और जब वेस्ट बंगाल PCS, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी फ्री PDF आपके टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के चैनल पर बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।